मुंबई में अचानक तकरीबन 20 से 25 गाड़ियां आग में जलकर स्वाहा हो गई। बोरीवली फ्लाईओवर के नीचे खड़ी की गई गाड़ियों में अचानक तेज बरसात के बीच आग लग गई। एक एक कर इस आग की चपेट में आसपास की सभी गाड़ियां आ गई। फ्लाईओवर के नीचे खड़ी ये गाड़ियां बैंकों के रिकवरी वैन की थी। कुछ गाड़ियां पुलिस ने भी जब्त की थी। आग की वजहों का अब तक पता नहीं चल पाया है। आग की चपेट में आने के बाद बोरीवली फ्लाईओवर के नीचे कई बड़े धमाके होने शुरू हो गए थे, जिसके बाद फ्लाईओवर पर गाड़ियों की आवाजाही को भी काफी देर तक रोक दिया गया। धमाकों की वजह से बोरीवली फ्लाईओवर की दीवारों और छतों पर भी असर पड़ा। एक्सपर्ट्स की टीम फ्लाईओवर की जांच करेगी ताकि किसी तरह का हादसा न हो। ठाणे में एक नाबालिग लड़के ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की को चाकू मार दिया। मामला एक तरफा प्यार का है। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। हमले से पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में घिरे आसाराम की जमानत याचिका पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद आज आसाराम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आसाराम के मुख्य सेवादार शिवा को भी आज जोधपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। शिवा को जोधपुर पुलिस ने इस मामले में मुख्य गवाह बनाया है। जोधपुर पुलिस अभी तक छिंदवाड़ा हॉस्टल की महिला वार्डन शिल्पी को तलाश नहीं पाई है। शिल्पी पर पीड़ित लड़की को आसाराम तक पहुंचाने का आरोप लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट में आसाराम की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। इस बार आसाराम ने देश के सबसे महंगे वकील राम जेठमलानी को अपना वकील बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी आज चार्टर्ड प्लेन से जोधपुर जाएंगे। शुक्रवार को आसाराम के वकील के मेनन और प्रदीप चौधरी ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। आसाराम के बारे में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आसाराम पर आरोप लगाने वाली पीड़ित लड़की के वकील मनीष व्यास ने बताया कि पीड़ित लड़की के परिवार को आसाराम के सेवादार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आरोपी पक्ष के वकील ने धमकी की रिकॉर्डिंग वाली एक ऑडियो क्लिप भी जारी किया है। ये धमकी भरा ऑडियो आसाराम को मुश्किल में डाल सकता है। इस ऑडियो क्लिप में आसाराम का एक सेवादार पीड़ित के पिता से कह रहा है, सरकार बदलेगी तो जान से हाथ धो बैठोगे, बेहतर होगा अभी से बयान बदलो। आरोपी पक्ष के वकील मनीष व्यास इस ऑडियो क्लिप का इस्तेमाल अहम सबूत के तौर पर कर सकते हैं। पहले भी इसी आधार पर आसाराम की जमानत अर्जी खारिज हुई थी कि आसाराम प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो गवाहों और पीड़ित परिवार पर असर डाल सकते हैं। आसाराम पिछले 14 दिनों से जेल में रात बिताने को मजबूर हैं। अगर आज उन्हें जमानत नहीं मिल पाती है तो उन्हें आगे भी जेल में ही रहना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज मुजफ्फरनगर में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सोनिया और राहुल राहत शिविरों में भी पीड़ितों से मिलकर हालचाल जानने की कोशिश करेंगे। तीनों वरिष्ठ नेता हिंसा में मारे गए संवाददाता राजेश वर्मा के घर भी जाएंगे। मुजफ्फरनगर में प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा सख्त कर दी गई है। मुजफ्फरनगर में 2 आईजी, 5 डीआईजी, 14 एएसपी, 20 डीएसपी, 150 इंस्पेक्टरों और 500 सब इंस्पेक्टरों को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को मुजफ्फरनगर के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और कहा कि वो दुख में सबके साथ हैं। अखिलेश ने कहा कि सरकार पीड़ितों को इंसाफ दिलाएगी और जो लोग हिंसा में शामिल थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर के कवाल गांव पहुंचे, जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें काले झंडे दिखाए। बीजेपी में पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी और पीएम इन वेटिंग के पद से आउट हुए लालकृष्ण आडवाणी सांसद राम जेठमलानी के घर एक साथ दिखे, लेकिन उनके बीच दूरियां साफ दिखी। पिछले शुक्रवार को नरेंद्र मोदी को बीजेपी की तरफ से पीएम कैंडिडेट घोषित करने के बाद कल रात पहली बार आडवाणी घर से बाहर निकले। दोनों दिग्गज नेता सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे थे। रेवाड़ी की रैली से लौटने के बाद बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी गुजरात भवन होते हुए
राम जेठमलानी के घर पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक गुरु आडवाणी के पैर भी छुए, लेकिन आडवाणी ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं। आडवाणी ने मोदी से इस दौरान कोई बात नहीं की। आडवाणी और मोदी के बीच राम जेठमलानी बैठे हुए थे। मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। राम जेठमलानी को लगातार पार्टी विरोधी बयान देने की वजह से बीजेपी से निलंबित कर दिया गया है। जेठमलानी की इस पार्टी में बीजेपी के कई दूसरे वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह ने बीजेपी संसदीय दल के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। आडवाणी पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से नाराज चल रहे लालकृष्ण आडवाणी को भवन से निकलकर आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचेंगे, जहां वो एक बिजली परियोजना का उद्घाटन करेंगे। पूर्व सैनिकों की रैली में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब वो युवा थे तब सेना में शामिल होने का सपना देखा करते थे, लेकिन परिवार की माली हालत खराब होने की वजह से वो सेना में भर्ती नहीं हो सके। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिल्ली में मजबूत और ताकतवर सरकार बनाने के लिए कहा। रेवाड़ी में मोदी की रैली के बाद कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में मोदी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रमित और हताश हैं। आनंद शर्मा के मुताबिक उन्हें बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला संघ ने लिया है, बीजेपी ने केवल उसका समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने नरेंद्र मोदी के प्रचार प्रसार को मोदी फोबिया करार देते हुए इसे मीडिया की देन बताया। नरेंद्र मोदी को बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने को अरुण जेटली ने विजयी फैसला बताया है। अरुण जेटली ने भरोसा जताया है कि नाराज चल रहे लालकृष्ण आडवाणी आज नहीं तो कल इस फैसले का समर्थन करेंगे। मुंबई में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया है कि राहुल गांधी ने बेहतरीन काम किया है और वो 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में बीजेपी कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान के हजारों समर्थकों ने चेहरे पर शिवराज के मास्क लगा रखे थे। पाकिस्तान ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने एलओसी से लगे पुंछ जिले में भारत की चौकियों पर 3 घंटे तक जमकर गोलीबारी। भारत और बांग्लादेश के बीच आज से ढाका में सीमा वार्ता शुरू हो रही है। दोनों देशों के बीच अपराधियों की घुसपैठ, हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी पर चर्चा होगी।